Hello students, myself Vijay Srivastava. Welcome to Vijay Study Way classes. तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पढ़ लिया है, ठीक है। आज के वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या, क्यों गांधी जी ने लॉन्च किया था और उसके दौरान कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि अगर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कॉल ऑफ हो गया था, जो गांधी जी ने बंद कर दिया था, ठीक है, तो फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो इसके बीच के समय में क्या हुआ था, ठीक है। तो बता दें आप लोगों को कि उस बीच में भी स्ट्रगल फॉर इंसिडेंस चल रही थी, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे थे गांधी जी और बाकी के जो इंडियंस थे, ठीक है, वो लोग स्ट्रगल कंटिन्यूअसली कर रहे थे ब्रिटिशर्स के। और गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग जो पूरी तैयारी के साथ फिर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे, ठीक है, कि इसके इस बार जो है ये फेल ना हो, ठीक है। ऑल्सो जो लोग हिंसा पे उतर रहे थे वो लोग हिंसा ना करें, गांधी जी जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि सब कुछ नॉन वायलेंटली हो, अहिंसा के रास्ते पे चलकर हो। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, कैसे था, क्यों था, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं आपको कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, 100% आता है। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और डिफरेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंस वर्सेस, सॉरी डिफरेंस नहीं, वर्सेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता ही आता है, ठीक है। भले क्वेश्चन बदल के आए, जिस भी पैटर्न में है, बट आता है। तो इस जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इससे पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको अच्छे से समझना है। और ये जो टर्म है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, ठीक है। तो जब बहुत ही ज्यादा लोग वायलेंटली एक्शन लेने लगे, लूटपाट होने लगा, ठीक है, मारपीट होने लगी, तो ब्रिटिशर्स भी वैसे ब्रूटली एक्शन लेते थे, क्या करते थे कि ओपनली गोली चला देते थे लोगों पे। तो ये गांधी जी को नहीं पसंद था, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने फाइनली 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है था उसका, उसको वहीं पे रोक दिया, कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। The movement was turning violent in many places and सत्याग्रहीज needed properly trained for mass struggle, ठीक है। तो गांधी जी ने वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वहीं पे बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो जो मूवमेंट था वो हिंसा पे उतर आया था बहुत सारी जगह में। और जो सत्याग्रहीज थे उनको और भी ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत थी, गांधी जी उनको और भी ज्यादा ट्रेन करेंगे कैसे, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व मत हो ये मूवमेंट में, अब दिमाग से इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो गांधी जी ने सोचा कि जो लोग अभी वॉलेंटली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा हमें ट्रेन करने की जरूरत है, ठीक है, फिर जाके हमारा कोई भी मूवमेंट सक्सेस होगा। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब कॉल ऑफ हो गया था 1922 में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा आया 1931 में, ठीक है। तो इसके बीच बहुत सारी चीजें जो थी वो गांधी जी, नेहरू जी और भी जो लोग सी आर दास थे, ये लोग अपना जो क्या कि जो आजादी की लड़ाई की जो तैयारी थी वो कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेस के विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपना एक अलग पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का जो कि गांधी जी की बुक थी ना स्वराज, उसका क्या मोटिव था, उसका मोटिव था कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के रास्ते पे चलकर आजादी की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर
गांधी जी ने सोचा कि अब सही वक्त आ गया है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इस मूवमेंट में, और इसमें सबसे पहले हम सॉल्ट मार्च पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इस मार्च के बाद ही हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सॉल्ट वॉज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो आप लोग सोच रहे होंगे एक सॉल्ट में इतना कैसे पावर होगा कि वो नेशन को यूनाइट कर देगा। तो हम आपको बता देते हैं कि जो सॉल्ट एक ऐसी बेसिक नीड होती है जो सबको चाहिए होती है, चाहे वो पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अर्थ पे कोई भी हो, उसको जीने के लिए सॉल्ट सबको चाहिए ही होता है। सॉल्ट एक बहुत ही ज्यादा सबकी बेसिक नीड होती है। तो क्या होता है कि गांधी जी एक सॉल्ट मार्च करते हैं, जिसको डांडी मार्च भी नाम दिया गया है। तो सॉल्ट और डांडी मार्च की जरूरत क्या थी, क्यों थी और कैसे हुआ था, ठीक है, ये समझते हैं पहले, फिर हम आगे का जो है ये सारे कंटेंट समझ पाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट सॉल्ट मार्च निकाली थी, बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने सॉल्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो लोग कितने ज्यादा क्रूएल थे, ठीक है, उनकी क्रुएलिटी की पता चलती है। तो और ये सबके लिए बेसिक नीड थी, सॉल्ट जो था वो सबका बेसिक नीड था। तो सॉल्ट पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए थे, गांधी जी उसे हटवाना चाहते थे, ठीक है। तो और गांधी जी इसको हटवाना चाहते थे। तो मतलब उन्होंने सॉल्ट को ही क्यों चुना, ठीक है, जो गांधी जी ने सॉल्ट को चुना तो उन्होंने इसी पर्पस से चुना कि पहली बात तो ये सबकी बेसिक नीड है, दूसरा हर किसी की जरूरत है। तो इसमें हमारा जो आंदोलन है सॉल्ट मार्च जो है, ठीक है, ये इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, हमारे साथ आएगा। तो गांधी जी का मेन मोटिव यही था सॉल्ट मार्च करने का, सॉल्ट के ऊपर डांडी मार्च करने का, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट डांडी मार्च करने का उनका मेन मोटिव यही था कि उनके साथ हर तरह के लोग, पुअर हो, रिच हो, किसी भी कम्युनिटी के हर तरह के लोग उनके साथ आके इस मार्च में जुड़ेंगे। सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। देखते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सॉल्ट मार्च और जो डांडी मार्च था वो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस समय के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन, जिन्होंने इंडियन लीडर्स को डोमिनियन स्टेटस दिया था। मतलब जो लॉर्ड इरविन थे उस समय के जो वाइसरॉय थे, तो उन्होंने एक तरह से इंडियन लीडर्स को एक लालच दी थी कि हम तुमको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे तो तुम लोग ये सब मूवमेंट नहीं करो, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने जो महात्मा गांधी थे, वो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा और उसमें 11 डिमांड्स थे जो कि हर एक लोगों की हित की थी, ताकि गांधी जी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। वो 11 डिमांड्स गांधी जी ने इसलिए उस लेटर में दिए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो गांधी जी के साथ जुड़ सके, और वो सारे जो 11 डिमांड्स थे वो इनके हित में थे, सारे लोगों के हित में थे, इंडियंस के हित में थे। उसमें से एक साल्ट मार्च की भी डिमांड थी, और गांधी जी ने इरविन को एक ये भी बोल दिया था कि अगर आपने मेरी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं की तो हम 12 मार्च 1930 को हम एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च कर देंगे आपके अगेंस्ट में, ठीक है। तो जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी, फिर डिमांड फुलफिल नहीं हुई। तो जब गांधी जी ने देखा कि हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने 12 मार्च 1913 और को और जो गांधी जी के साथ वो अपने 78 वॉलेंटियर्स थे उन लोगों ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने 78 वॉलेंटियर्स को ही क्यों चुना। तो वो इसलिए चुना कि जो गांधी जी थे वो बहुत ही तेज चलते थे, ठीक है। तो जैसा कि ये पैदल मार्च था, सबको पैदल चलना था, तो गांधी जी ने अपनी तरह 78 वॉलेंटियर्स को चुना, ठीक है, जो कि उनके साथ बहुत ही तेज चल सके, ठीक है। देन क्या हुआ कि ये 12 मार्च को
दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर्स ये सब लोगों ने पैदल चलना स्टार्ट किया और इस तरीके से 240 माइल तक चले थे। 240 माइल्स में वो कहाँ से कहाँ तक चले थे, तो वो साबरमती से दांडी तक जाते हैं, जो कि एक कोस्टल एरिया है, एक कोस्टल एरिया था, कस्बा था समुद्र के किनारे, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी और उनके 78 वॉलंटियर्स 240 माइल्स 24 डेज में उन्होंने तय किया। तो 240 माइल्स 24 डेज में तय किया, इसका मतलब कि एक दिन में वो 10 मील चलते थे, ठीक है। और 10 मील चलते थे तो रुकते रुकते गए थे, बहुत सारे गांव सब कस्बे रास्ते में पड़े थे, वहां रुकते रुकते वो गए थे गांधी जी। साथ ही में वो लोगों को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके बारे में भी बताते गए थे, और लोगों के मन में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है स्टार्ट करते गए थे। और इस तरीके से वो 240 माइल्स चल के दांडी पहुंचे, ठीक है। और दांडी पहुंचकर उन्होंने उन सब ने सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया और सॉल्ट लॉ को बॉयकॉट किया। इस तरीके से जो दांडी मार्च था वो 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दांडी मार्च था। दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च पे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप कर लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दांडी मार्च समझ में आ गया, सॉल्ट मार्च समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। तो इसके पीछे यहाँ पे हम आए, पहले ही यहाँ पे मूवमेंट खत्म होने की बात हो गई है, बट पहले हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या। तो जो सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट का जो मोटो था, जो गांधी जी का, जो इंडियन लीडर का जो मोटो था, वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको डिसओबे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना डिसओबीडियंस, तो उनका क्या मोटो था कि हमें ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसओबीडियंस करना है, उनका निरादर करना है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लोगों ने कोऑपरेशन करना बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से गांधी जी चाहते थे कि हम सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिसओबे करें। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक डिफरेंस आपके सामने आ गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का कोऑपरेशन करना बंद किया था, उनके द्वारा जो भी फैसिलिटीज दी जा रही थी हम लोगों ने उसको नकार दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसोबे करते हैं, उसका निरादर करते हैं। तो जो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लाइक हम तो डिसोबे कैसे करते थे, लाइक हम टैक्सेस नहीं देंगे एंड ऑल, ठीक है। जो भी उनका जो लॉ था, जबरन लॉ जो हम पे वो थोपते थे, हम उसको नहीं फॉलो करते थे, नहीं उसको नहीं मानते थे। इस तरीके से हमने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां पे डिसोबे किया, और इस तरह से 6 अप्रैल 1930 से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ऑल ओवर कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह सबने बॉयकॉट एज वेल एज डिसोबे करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो क्या होता है कि ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री जो पीपल थे गांधी जी के साथ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो गवर्नमेंट थी उसको डिसोबे करते हैं। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो टर्म है वो आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर्सेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने एक बार फिर से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको 5 मार्च 1931 में कॉल ऑफ करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा था देखेंगे अभी, ठीक है। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जिसको महात्मा गांधी इरविन पैक्ट के नाम नाम दिया गया था, ठीक है।
जैसा कि यहाँ लिखा है कि पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स सच एज पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि लोग बहुत ही ज्यादा क्या हो गए थे, अग्रेसिव हो गए थे, मारपीट पे उतर आए थे, वॉयलेंस पे उतर गए आए थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी को कॉल ऑफ करना पड़ा। वैसे ही सिविल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी एक टाइम ऐसा आया था कि सब कोई वॉयलेंस पे उतर आया और उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी गांधी जी को कॉल ऑफ करना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोग वहां पे भड़क गए थे, वायलेंस हुए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने रिएक्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया इस मूवमेंट के अगेंस्ट। और महात्मा गांधी और जो अब्दुल गफार खान जो लीडर्स थे, जो कि इसको लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, उनको उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, इसलिए इसलिए जेल में डाल दिया कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, मास ऑफ पीपल को भड़का रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया नाम आता है, खान अब्दुल गफार खान। तो खान अब्दुल गफार खान कौन थे? तो ये उस टाइम के पाकिस्तान के आजादी के टाइम के पाकिस्तान के, जैसे हमारे गांधी जी थे ना, फ्रंटियर गांधी, तो उस टाइम पे खान अब्दुल गफार खान पाकिस्तान के फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। ठीक है, तो जब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, तो लोग फिर भड़क गए। ठीक है, लोग भड़क गए, मारपीट करने लगे, आगजनी लूटपाट करने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ पर फिर गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का मोटिव फेल हो जाता है। तो इस तरह से वहां से जो गांधी जी थे, उन्होंने फिर क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। जब गांधी जी ने देखा कि हर कोई इसको डिफरेंट एंगल में ले जाता है, वॉयलेंस के एंगल में ले जाता है, तो उन्होंने ये जो मूवमेंट था इसको कॉल ऑफ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आया है, पैक्ट विद इरविन। जैसे कि मैंने बताया कि महात्मा गांधी इरविन पैक्ट भी उसको नाम दिया गया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, तो इरविन के साथ उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। तो महात्मा गांधी ने इसलिए किया वो पैक्ट साइन कि उन्होंने सोचा कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सी कोऑपरेटिव हो जाएगी, तो जो वायलेंस हो रहा है शांत हो जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी ने क्या किया कि वो इरविन जो के सामने जो इरविन ने जो पैक्ट रखा था वो साइन किया। और उस पैक्ट में था कि जो इरविन ने गांधी जी को बोला कि मूवमेंट बंद करो, और गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाने को कहा। ठीक है, तो गांधी जी ने पहले तो मूवमेंट का कॉल ऑफ कर लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया। दूसरा, उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाने का जो इनविटेशन था वो इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि गांधी जी को लगा कि शायद वहां जाकर कुछ हो पाएगा। तो इस तरीके से दिसंबर 1931 में वो लंदन गए। ठीक है, जहां उनके साथ धोखा हुआ। ठीक है, और वो डिसअपॉइंट होकर वहां से वापस इंडिया आ गए। तो जब इंडिया आए, उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ सब खेल पलट दिया है। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने सारे इंडियन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया था, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफार खान, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी पे एक कलंक लगता है कि मतलब आप जब लंदन गए थे, तो आपने जो भगत सिंह की फांसी होनी थी उसको बात करके रोका क्यों नहीं, क्योंकि गांधी जी के लिए बहुत ही अप्रशंसनीय क्या था, इल्जाम लगाया था, उन पे ब्लेम लगाया गया था। ठीक है, लेकिन तो आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों करना पड़ा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो जैसे कि सब लोग वहाँ वायलेंट हो गए थे, और जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट को वायलेंटली लिया, वायलेंटली वे में ले लिया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने वहां से अपना मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। To organize business interests, formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI। यहाँ पे देखते क्या है,
तो फिर जब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब कॉल ऑफ कर लिया, उसके बाद से गांधी जी ने क्या किया कि कुछ ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज किए जो कि इंडियन थे, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बनाया, ठीक है। कांग्रेस इन 1920 एक ऐसा कमिटी बनाया जिसमें इंडियन इंडस्ट्रियल्स बन सके, जिसमें और भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वो इन इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, ठीक है। इन इंडस्ट्री में काम करेंगे और इंडियंस की फीलिंग आएगी, इंडियंस के लिए जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको फिक्की भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी कॉल टू अनटचेबल दैट इज हरिजन चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। तो जैसे अब क्या किया, अब फिर गांधी जी दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के चक्कर में थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो अनटचेबल थे, ठीक है, जो अनटचेबल थे, हमारे जो हरिजन भाई लोग थे, उनको भी, उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला, ठीक है। जो कि उस टाइम पे उनको बहुत ही मतलब गलत वे में ट्रीट किया जाता था। तो इन लोगों का अलग प्रस्ताव रखा गया, हरिजन के लिए अलग प्रस्ताव रखा गया कि इनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गांधी जी ने कि नहीं, अगर पर्टिकुलर एरिया होगा होगा तो जैसे कि हमारा आज के टाइम में भारत पाकिस्तान बटा हुआ है ना, तो उस टाइम, आज के टाइम पे ये लोग भी एक अलग कम्युनिटी, एक अलग एरिया में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। तो उस टाइम पे इनके लिए एक रिजर्वेशन सीट की गई कि सारे हरिजन्स को एक अलग रिजर्वेशन सीट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने उस टाइम पे हरिजन्स के लिए कुछ किया, ठीक है। फिर दोबारा से गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको दोबारा से लॉन्च करने का सोचा। बट अब क्या था कि अब लोग जो थे वो गांधी जी से नाराज हो चुके थे कुछ हद तक, और उतना सपोर्ट नहीं किया उन्होंने जितना पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया था, ठीक है। तो सेकंड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और एट लास्ट उसको भी कॉल ऑफ करना पड़ा। तो यहाँ तक तो थी हमारी देश की बात, ठीक है। तो देश, हम लोगों ने देश तो देख लिया, बट देश को देश कैसे बनाएंगे, अब चैलेंज आता है कि देश को देश कैसे बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो अब चैलेंज ये आता है कि हमें हर जो इंडियंस हैं उन उसमें ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को कैसे डेवलप करनी है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम पहले बात तो अभी तक जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो वहां तक मतलब मेन मेन पॉइंट, मेन मेन फैक्टर्स है जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियंस में एकजुटता की जो फीलिंग आई तो आई कैसे। फर्स्ट पॉइंट है, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज बिगिन टू develop a sense of collective belongingness. The identity of nation is most often symbolized in a figure or image, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे ऑल ओवर द कंट्री, तो उसमें हर लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया, इंडियंस ने एक साथ पार्टिसिपेट किया, किसके लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वहीं से डेवलप होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हमारे नेशन की आइडेंटिटी के लिए कुछ सिंबल्स लिए गए, कुछ फिगर लिए गए, कुछ फिर पर्सनिफिकेशन किया गया हमारी कंट्री का। तो ये सब क्यों किया गया, ये सब किया गया कि हमारे जो इंडियंस हैं, इंडियन पीपल हैं और जो देशवासी हैं, उनमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, एकजुटता की फीलिंग डेवलप हो। दिस इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 व्हेन ही रोट वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड। Indian folk sung by bards played an important role in making the idea of nationalism. In Bengal, Rabindranath Tagore, and in Madras, Natesha Sastry collection of folk tales and songs which led the movement फॉर फोक रिवाइवल, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कल्चर, ठीक है। तो किसी कहीं पे भी सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जो डेवलप होती है अमंग पीपल, ठीक है, अमंग कम्युनिटी, तो सब उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है कल्चर। तो इस तरीके से हमारे जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है, उसमें जो कल्चरल थिंग्स हैं, लाइक
भारत माता की फोटो इन्होंने बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर वंदे मातरम लिखा गया, ठीक है। फिर इफ इंडियन फोक सॉन्ग्स, ये सब क्या है, ये सब हमारी कल्चर को दर्शाते हैं। और ऑल्सो जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो लोगों में बढ़ाते हैं, और सेंस ऑफ जो बिलोंगिंगनेस है उसका डेवलप करते हैं लोगों के मन में, लोगों की फीलिंग्स में। इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जो जनगण मन लिखा। तो ये सारी चीजें कल्चरल है, ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को डेवलप करती हैं। During the Swadeshi movement, a tricolor red, green, and yellow flag was designed in Bengal. It had 8 lotuses representing 8 provinces and crescent moon representing Hindus and Muslims. ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राई कलर का जो हमारा फ्लैग था वो कैसा था, स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था तो रेड ग्रीन एंड येलो था, ठीक है, जो कि बंगाल में बना था। तो रेड ग्रीन येलो किस लिए था, और उसमें 8 लोटसेस थे जो कि 8 प्रोविंसेस को, वहां पे जो उस समय जो प्रिंसली हेड्स होते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। और बीच में एक मून था, मून जो था वो किसको दर्शाता था, वो दर्शाता था हिंदू एंड मुस्लिम्स को, ठीक है। फिर दूसरा फ्लैग आया था रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है। फिर तीसरा आया हमारा आज अभी जो है वो कैसा है, सेफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन, एंड बीच में जो गांधी जी का हमारा जो चरखे का सिंबल है, ठीक है। तो वो जो सिंबल है जो गांधी जी का, वो इसीलिए, वो सिंबल इसलिए है कि हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है। हम अपने अपने जरूरत के लिए ना किसी पे डिपेंड रहे, ना किसी को हावी होने दें। तो इस तरीके से फाइनल हमारा जो आज के टाइम में जो फ्लैग है वो हमारा इंडियन फ्लैग है, उसको फाइनल इंडियन फ्लैग बोला गया। और इस तरीके से हमारी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई, और हमारी जो सेंस ऑफ जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है की जो फीलिंग है और भी ज्यादा डेवलप हुई लोगों में। Means of creating a feeling of nationalism was through a reinterpretation of history. The nationalist writers urged the readers to take pride in India's great achievements, the past, and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. ठीक है। तो आज भी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, या जो पहले भी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे लोगों की जो ये फीलिंग थी नेशनलिज्म की, इन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर से हमारे जो मिजरेबल कंडीशंस थे उनको चेंज किया, ब्रिटिश रूल से बचाया, ब्रिटिशर्स जो हम पे अत्याचार करते थे वो बताया। तो इस तरीके से ये हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है। नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडिया ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट, ठीक है। तो जो जो ये सारी अचीवमेंट्स ली है बड़े बड़े लीडर्स ने, ठीक है, ये तो हमारे गर्व की बात है कि आज के टाइम में जो हम ब्रिटिश रूल फ्री बैठे हैं, तो इन लोगों की वजह से, ये महान नेताओं की वजह से, ठीक है। नहीं तो आज भी वो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो हम पे रूल कर रहे होते हैं, अत्याचार कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं, ये बताती है कि हमारा जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है वो आज के डेट पे कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। हम इंडियंस की फीलिंग होती है, या जब जहाँ कहीं भी जनगण मन होता है हम उसको खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हैं, हर कोई, हर एक इंडियंस में ये फीलिंग है। तो ये सारी चीजें जो आज डेवलप हुई है वो इन लीडर्स की स्ट्रगल की वजह से हुई है, जिन लोगों ने पास्ट में, हिस्ट्री में इस सब के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, स्ट्रगल किया है। तो इस तरीके से हमारा जो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अपने जो भी क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इसके नोट्स भी हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। एंड यहाँ पे हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड चैप्टर ओवर होता है। सो थैंक यू सो मच।